हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी EMRS के MCQs की सीरीज चल रही है। EMRS इंग्लिश के TGT PGT एग्जाम में जितने भी राइटर्स मेंशन किए गए हैं सिलेबस में, उन सभी राइटर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैं काफ़ी सारे राइटर्स कवर अप करा चुकी हूँ। अब बारी है वॉल्ट विटमैन के MCQs की। इनसे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs अब तक के लिटरेचर से रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सबको मैंने इंक्लूड किया है इसमें, और ये इंपॉर्टेंट है सभी लिटरेचर के एग्जाम्स के लिए। ओके, नाउ चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप प्रीवियस वीडियोस तो आपने देख ही ली होंगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज पॉमनॉक is the Native American term for what? ये जो टर्म है पॉमनॉक, पॉमनॉक जो है ये एक नेटिव अमेरिकन टर्म है किस चीज़ के लिए? ऑप्शन है मैनहट्टन, ब्रुकलिन, लॉन्ग आइलैंड या फिर आ वॉर। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। पॉमनॉक, यस, इट इज़ अ लॉन्ग आइलैंड। ये टर्म जो रिप्रेजेंट करती है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर? लॉन्ग आइलैंड को। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इज इन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉमनॉक, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डज विटमैन से ही विल मेक पोएम्स? देखिए, ये एक पर्टिकुलर वर्क है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉमनॉक, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डज। अब इसमें कहा गया है कि विटमैन से ही विल मेक पोएम्स, कि विटमैन ने इनमें से कौन सी चीज़ को लेकर ये बोला था कि वो पोएम्स बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम पॉमनॉक से। ऑप्शन है हिज बॉडी, मटेरियल थिंग्स, हिज मोर्टैलिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? Yes, what should be the right answer? His body, material things, his mortality या फिर सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है सभी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज टुवर्ड द एंड ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विटमैन सेज ही विल मेक व्हाट काइंड ऑफ साउंड? देखिए, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के एंड की बात हो रही है कि उस पर्टिकुलर पोएम में जब एंड होता है तो उसमें विटमैन से कहते हैं ही विल मेक व्हाट काइंड ऑफ साउंड, किस तरीके की साउंड वो बनाएंगे। ऑप्शन है अ ब्यूटीफुल पोएम, अ येल्प ऑफ पेन, अ बारबेरिक यैप या फिर अ विक्टोरियस बिलो। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, what should be the correct answer? Yes, इसका जो राइट आंसर है वो है आ बारबेरिक यैप। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डिस्क्राइब्स 29। तो इसमें कहा गया है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो डिस्क्राइब करता है 29। 29 क्या? बाथर्स, सोल्जर्स, वुमेन्स, वेमेंस या फिर सेलर्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 29 किन चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है एक इंपॉर्टेंट सेक्शन में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के? सोचिए और आंसर कीजिए। बाथर्स है, सोल्जर्स है, वुमेन है या फिर सेलर्स हैं। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है बाथर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ इज व्हाट इज द मेजर सिंबल विटमैन वर्क्स थ्रू इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? बताइए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वो मेजर सिंबल्स क्या हैं जिन पर विटमैन ने वर्क किया है? ऑप्शन है द ओशियन, अ बर्ड, अ टॉम स्टोन या फिर द ग्रास। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर?
सोचिए, आंसर कीजिए। द ओशियन, अ बर्ड, अ टॉम्बस्टोन या फिर द ग्रास। मेजर सिंबॉलिक वर्ड है ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। तो यहां पर जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा द ग्रास। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ इज इन आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक। ये भी एक पोएम है विटमैन की, आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक द ह्यूमन बॉडी इज डिस्क्राइब्ड एज। तो इसमें ह्यूमन बॉडी को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? ऑप्शन है ट्रांजिटरी, डिवास्ड या फिर सैक्रेड या फिर अननेसेसरी। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ह्यूमन बॉडी इज डिस्क्राइब्ड एज ट्रांजिटरी, डिबास्ड, सैक्रेड या फिर अननेसेसरी। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है सैक्रेड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवंथ इज द मैन विटमैन डिस्क्राइब्स इन बॉडी इलेक्ट्रिक इज। तो विटमैन ने अपना ये जो पर्टिकुलर वर्क है इनका बॉडी इलेक्ट्रिक, इसमें मैन को कैसे डिस्क्राइब किया है? द मैन इज अ फार्मर, अ सोल्जर, अ स्टेट्समैन या फिर अ स्लेव। सोचिए, आंसर कीजिए, किस तरीके से विटमैन ने मैन को डिस्क्राइब किया है बॉडी इलेक्ट्रिक में? जैसे हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, सैक्रेड। ओके, तो यहाँ पे मैन के विषय में पूछा जा रहा है कि मैन को कैसे रिप्रेजेंट किया, एक फार्मर के रूप में, सोल्जर के रूप में, स्टेट्समैन या फिर स्लेव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आ फार्मर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। द रिपीटेड वर्ड अलोन्स इन सॉन्ग ऑफ ओपन द रोड ट्रांसलेट एज। तो यहाँ पे जो ये देखिए, ये एक पर्टिकुलर पोएम है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। ठीक है, इसमें एक वर्ड है अलोन्स। ये वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्या ट्रांसलेट करता है, ये पूछा गया है। अलोन्स मीन्स क्या? लिसन, गो अवे, लेट्स गो या फिर नथिंग। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। लिसन, गो अवे, लेट्स गो या फिर नथिंग। व्हाट डज इट मीन द वर्ड अलोन्स? यस, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? लेट्स गो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th इज इन सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड व्हाट इज द एफ्लेक्स ऑफ द सोल। अब इसी पर्टिकुलर पोएम में सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड में इसका मीनिंग क्या है? एफ्लेक्स ऑफ द सोल। एफ्लेक्स ऑफ द सोल क्या है? ऑप्शन है माइजरी, इमोर्टैलिटी, गॉड या फिर हैप्पीनेस। सोचिए, आंसर कीजिए। पोएम के अकॉर्डिंग आपको बताना है व्हाट इज द एफ्लेक्स ऑफ द सोल। माइजरी, इमोर्टैलिटी, गॉड या फिर हैप्पीनेस। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? हैप्पीनेस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th इज इन क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी विटमैन क्लेम्स दैट आइडेंटिटी इज रिसीव्ड थ्रू। अब देखिए, इनके इस पर्टिकुलर वर्क में कहा गया है, वर्क का नाम क्या है? क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। इसमें विटमैन क्लेम करते हैं दैट आइडेंटिटी इज रिसीव्ड थ्रू। आइडेंटिटी किसके थ्रू मिलती है? ऑप्शन है द माइंड, द हिस्ट्री, द बॉडी, वंस फैमिली। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, आइडेंटिटी इज रिसीव्ड थ्रू द माइंड, हिस्ट्री, द बॉडी या फिर वंस फैमिली।
यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? द बॉडी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना है, आइडेंटिटी इज रिसीव थ्रू द बॉडी, ये किसने कहा है? विटमैन ने। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th इज generations communicate in crossing Brooklyn ferry through। तो क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, ये जो वर्क है इनका विटमैन का, इसमें जो जनरेशन्स हैं वो कम्युनिकेट किसके थ्रू कर रही हैं? कैसे कम्युनिकेट करती हैं जनरेशन्स? ऑप्शन है ड्रीम्स, कॉमन एक्सपीरियंसेस, लिटरेचर या फिर सेंसेस। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। ड्रीम्स है, कॉमन एक्सपीरियंसेस है, लिटरेचर है या फिर सिनेसिस है? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है कॉमन एक्सपीरियंसेस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 इज What animal does the poet commune within out of the cradle? Out of the cradle में कौन से एनिमल से पोएट कम्यून करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं? ऑप्शन है अ डॉल्फिन, अ डियर, अ बर्ड, अ डेड फिश। सोचिए, आंसर कीजिए। What animal does the poet commune within out of the cradle? yes, यहां पर जो वो पर्टिकुलर एनिमल है वो कौन है? अ बर्ड। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अ बर्ड। नेक्स्ट इज 13। what is the word the sea gives the poet in out of the cradle? ये इनका एक पर्टिकुलर वर्क है आउट ऑफ द क्रेडल। इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द वर्ड, वो पर्टिकुलर वर्ड क्या है? द सी गिव्स द पोएट, जो सी ने पोएट को दिया है। ऑप्शन है डेथ, लव, पीस, डेमोक्रेसी। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द वर्ड द सी गिव्स द पोएट इन आउट ऑफ द क्रेडल? आउट ऑफ द क्रेडल में सी को कौन सा वर्ड या कौन सा टाइटल पोएट ने दिया है? डेथ, लव, पीस, डेमोक्रेसी। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है डेथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डेथ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 इज वेयर इज द पोएम एज आई एब्ड विद द ओशन ऑफ लाइफ सेट? तो ये वाली पोएम की पर्टिकुलर सेटिंग कहाँ पर है? ये भी देखिए विटमैन के द्वारा लिखी गई पोएम है। नाम है इसका एज आई एब्ड विद द ओशन ऑफ लाइफ। ऑप्शन है अ बैटलफील्ड, अ डेथबेड, अ बीच या फिर अ लाइब्रेरी। तो इसकी सेटिंग कहाँ की है? कौन से पर्टिकुलर एरिया में इसको लिखा गया है, या क्या एरिया है, क्या सेटिंग है वहाँ की? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? बैटलफील्ड है, डेथबेड है, बीच है, लाइब्रेरी है। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है आ बीच। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 इज, ये डबल टाइम 15 आ गया है। देखिए, द टोन ऑफ द पोएम एज आई एब्ड कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। तो ये जो पर्टिकुलर पोएम है जिसकी सेटिंग कहाँ की थी? बीच की थी। इस पोएम की हम देखें तो इसकी थीम क्या हो सकती है, टोन क्या हो सकती है इस पोएम की? द टोन ऑफ द पोएम एज आई एब्ड कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब, इसको हम कैसे बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो बताना है टोन कैसी है? चीयरफुल, टॉर्मेंटेड, पीसफुल, डिप्रेस्ड। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? चीयरफुल है, टॉर्मेंटेड है, पीसफुल है या फिर डिप्रेस्ड है?
व्हाट टाइप ऑफ टॉन इज दिस? यस, यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर पोएम की टोन है वो टॉर्मेंटेड है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, टॉर्मेंटेड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, whose death does when lilacs last in the dooryard bloomed commemorate? देखिए, जब ये वाली पोएम लिखी गई थी, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विटमैन ने जब ये पोएम लिखी, पोएम कौन सी थी? When lilac last in dooryard bloomed, ये पर्टिकुलर नाम है उस पोएम का जो विटमैन के द्वारा लिखी गई थी। तो किसकी मृत्यु पर या किसकी मृत्यु हुई थी उस समय पर जब ये पोएम लिखी जाती है? पोएम का नाम ध्यान रखना है, When lilacs last in the dooryard bloomed। तो ऑप्शन है लिंकन्स, जॉन ब्राउन्स, स्टोनवॉल जैक्सन्स या फिर द पोएट्स मदर्स। किसकी मृत्यु पर यह पोएम लिखी जाती है? When lilacs last in the dooryard bloomed। ये आप आसानी से आंसर कर सकते हो। क्या होगा इसका राइट आंसर? अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे थे और इनकी मृत्यु पर इन्होंने, वॉल्ट विटमैन ने 2 पोएम लिखी हैं। एक तो ये वाली है व्हेन लिलाक लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, और दूसरी कौन सी है? दूसरी और भी सिंपल है, उसका नाम है ओ कैप्टन माय कैप्टन। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ पोएम इज व्हेन लिलाक्स लास्ट? ये किस तरीके की पोएम है, ये पूछा जा रहा है। जो अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखी गई है वो किस टाइप की पोएम है? व्हेन लिलाक लास्ट। ऑप्शन है अ डर्ज, अ सोनेट, एन एलेजी या फिर अ पैनेजेरिक। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका भी आंसर बहुत ही आसान है। यस, इलेजी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 is who or what speaks to the poet in By Blue Ontario's Soul? सोचिए, आंसर कीजिए। ये जो पर्टिकुलर पोएम है जिसका नाम है बाय ब्लू ऑन्टेरियो सोल, इसमें कौन या फिर क्या पोएट से बात करता है? ऑप्शन है अ स्ट्रेंजर, अ फैंटम, अ इमर्सन या फिर द लेक। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। अ स्ट्रेंजर, फैंटम, इमर्सन या फिर द लेक। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है आ फैंटम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 इज हाउ डज विटमैन डिस्क्राइब द रोल ऑफ द पोएट इन ब्लू ऑन्टेरियो? ब्लू ऑन्टेरियो इनका बहुत ही फेमस वर्क है वॉल्ट विटमैन का। इसमें यह पूछा गया है कि ब्लू ऑन्टेरियो में विटमैन किस तरीके से पोएट के रोल को डिस्क्राइब करते हैं? ऑप्शन है आ जज, आ क्रिएटर, आ प्रिस्ट या फिर आ सिंगर। तो किस तरीके से ये डिस्क्राइब करते हैं पोएट के रोल को? बताइए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है आ जज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज इन दी स्लीपर्स हु टेल्स विटमैन द स्टोरी ऑफ द इंडियन वुमेन? इस पर्टिकुलर पोएम में ये विटमैन का जो वर्क है द स्लीपर्स, इसमें विटमैन को कौन कहानी सुनाता है? किसकी? ऑफ द इंडियन वुमेन की। ऑप्शन है हिज मदर, हिज फादर, अ सोल्जर, अ हिस्ट्री बुक। कहाँ से उन्हें इंडियन वुमेन की स्टोरी सुनने को मिलती है द स्लीपर्स में? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर?
यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हिज मदर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी हिज मदर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 is which historical, just a minute, yes 21 क्वेश्चन है, which historical figure makes an appearance in the sleepers। देखिए ये जो द स्लीपर वर्क है इसमें कौन सा एक हिस्टोरिकल फिगर है जो अपीयर होता है, किसकी अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन है किंग जॉर्ज, नेपोलियन, लिंकन या फिर वॉशिंगटन। सोचिए, आंसर कीजिए। द स्लीपर्स में कौन से हिस्टोरिकल फिगर की अपीयरेंस देखने को मिलती है, किंग जॉर्ज, नेपोलियन, लिंकन या फिर वॉशिंगटन। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। यहां पर जो देखिए करेक्ट आंसर है वो है वॉशिंगटन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वॉशिंगटन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 is how many editions of Leaves of Grass did Whitman published। तो लीव्स ऑफ ग्रास के कितने एडिशन विटमैन पब्लिश करते हैं। ऑप्शन है 1, 3, 6, 8। क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, कितने एडिशन लीव्स ऑफ ग्रास के पब्लिश होते हैं। 1, 3, 6, 8। yes, total 8 editions। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 8 एडिशन पब्लिश होते हैं। नेक्स्ट इज 23। ड्यूरिंग द सिविल वार विटमैन हेल्ड सेवरल जॉब्स। सिविल वार के दौरान विटमैन ने बहुत सारी जॉब की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ देम। इनमें से कौन सी वो एक जॉब नहीं थी जो विटमैन ने नहीं की। ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारी अलग अलग पार्ट टाइम जॉब्स की वर्ल्ड वार के दौरान, सॉरी सिविल वार के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी जॉब नहीं की थी इन्होंने। ऑप्शन है जर्नलिस्ट, नर्स, सोल्जर, पोएट। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। जर्नलिस्ट, नर्स, सोल्जर, पोएट। तो कौन सी जॉब नहीं की थी इन्होंने। yes, soldier। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 24th is which previous American writer was a great influence on Whitman। तो कौन से प्रीवियस अमेरिकन राइटर का बहुत ही गहरा प्रभाव था विटमैन पर। ऑप्शन है हेनरी डेविड थॉरियो, जेम्स फेमीमोर कूपर, नेथनियल हॉथरॉन या फिर राल्फ वाल्डो इमर्सन। किसका बहुत अधिक प्रभाव था विटमैन के ऊपर। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राल्फ वाल्डो इमर्सन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राल्फ वाल्डो इमर्सन का विटमैन पर बहुत ही अधिक इन्फ्लुएंस था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 25th is विटमैन वॉज बॉर्न ऑन May 31st 1819 इन। तो विटमैन का जन्म जैसे आपको पता ही है 31 मई 1819 में होता है। कहाँ पर होता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है वेस्ट हिल्स लॉन्ग आइलैंड, वाशिंगटन डीसी, कॉम्पटन न्यू जर्सी या फिर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क। NY का मतलब है यहाँ पर न्यूयॉर्क। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। इनका जन्म कहाँ हुआ था। वेस्ट हिल्स लॉन्ग आइलैंड, वाशिंगटन डीसी, कॉम्पटन न्यू जर्सी या फिर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क। यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है वेस्ट हिल्स लॉन्ग आइलैंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज
26, at the age of 17 he started his career as a 17 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने मतलब करियर की शुरुआत कर दी थी। और शुरुआत में ये क्या करते थे? एज अ टीचर, एज अ क्लर्क, एज अ प्रिंटर या फिर एज अ जर्नलिस्ट। तो करियर की शुरुआत वो कैसे करते हैं? एज अ टीचर करते हैं, एज अ क्लर्क, एज अ प्रिंटर या फिर एज अ जर्नलिस्ट। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? इसका राइट आंसर है टीचर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 17 साल की उम्र में इन्होंने अपना करियर शुरू किया, वो भी एज अ टीचर। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 is upon his return to Brooklyn in 1848 he founded a newspaper called। देखिए, जब ये ब्रॉकलिन वापस लौटे थे 1848 में, तो इन्हें एक न्यूज़पेपर मिला। न्यूज़पेपर मिला का मतलब है न्यूज़पेपर में इन्होंने कार्य किया। कौन से न्यूज़पेपर में? ऑप्शन है लॉन्ग आइलैंडर, वीकली फ्रीमैन, डेली क्रेसेंट या फिर डेली ईगल। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, तो उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम था वीकली फ्रीमैन। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वीकली फ्रीमैन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 28th is on May 15, 1855 Walt Whitman took out the copyright on his first edition of Leaves of Grass which contained। तो लीव्स ऑफ ग्रास इनका फर्स्ट एडिशन था और मई 15, 1855 में वॉल्ट विटमैन टुक आउट ऑफ द कॉपीराइट। तो अपने पहले एडिशन के इसके कॉपीराइट ले लिए थे वॉल्ट विटमैन ने। तो इसमें बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि लीव्स ऑफ ग्रास में कितने सेक्शन थे या टोटल कितनी पोएम्स शामिल थी? 16 पोएम्स, 10 अनटाइटल पोएम एंड अ प्रीफेस, 12 अनटाइटल पोएम्स एंड अ प्रीफेस या फिर 32 पोएम्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? लीव्स ऑफ ग्रास एक पोएटिक कलेक्शन है जो आता है 15 मई 1855 को। इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें किस टाइप की पोएम्स इंक्लूडेड हैं या फिर टोटल कितनी पोएम्स हैं। बताइए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है 12 अनटाइटल पोएम्स एंड अ प्रीफेस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 12 अनटाइटल पोएम है और एक प्रीफेस है। नेक्स्ट इज 29 ड्यूरिंग द सिविल वॉर ही ट्रेवल्ड टू वाशिंगटन DC एंड स्पेंट 11 years देयर सपोर्टिंग हिमसेल्फ एज अ क्लर्क एज एन ऑथर ऑफ ऑब्सीन पोएट्री। ही गॉट फायर्ड while वर्किंग इन। देखिए, सिविल वॉर के दौरान ये वाशिंगटन DC चले जाते हैं एंड वहाँ पर ही लगभग 11 सालों तक रहते हैं और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए एज अ क्लर्क ये वर्क करते हैं। एज एन ऑथर ऑफ ऑब्सीन पोइट्री, और एक ऑब्सीन पोइट्री के ऑथर होने के नाते ही गॉट फायर्ड, और इनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। वाइल मतलब कहाँ पर ये वर्क कर रहे थे उस समय पर? ऑप्शन है इंडियन ब्यूरो ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द इंटीरियर, आर्मी पे मास्टर्स ऑफिस, अटॉर्नी जनरल्स ऑफिस या फिर न्यूयॉर्क हॉस्पिटल। कहाँ से इन्हें निकाला जाता है? कहाँ पर ये वर्क कर रहे थे जब इन्हें अपनी ऑब्सीन पोइट्री लिखने के इल्ज़ाम में या ऑब्सीन पोइट्री लिखने के कारण इनको वहाँ से निकाला जाता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है इंडियन ब्यूरो ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द इंटीरियर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 30 वॉल्ट विटमैन डाइड ऑन। इनकी मृत्यु कब होती है वॉल्ट विटमैन की? ऑप्शन है May 4, 1892, अक्टूबर 15, 1891, मार्च 26, 1892 या फिर दिसंबर 23, 1891। कब होती है इनकी मृत्यु?
सोचिए, आंसर कीजिए। यस, मार्च 26, 1892, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।